हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। और भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है आज दिवाली की, सही में ही है ना। और उम्मीद है आप सारे बिल्कुल ठीक होंगे एंड बहुत अच्छे से दिवाली की तैयारियां चल रही होंगी आप सभी की। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली आप सभी को। भगवान आप लोगों को खूब तरक्की दे और बहुत अच्छे स्कोर के साथ आप लोग अपना एग्ज़ाम पास करो एंड बहुत आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, है ना। और बाकी दिवाली की वाइब्स तो पता ही है चारों, और वैसे ही जगमगा रहा है सब कुछ, है ना। तो आई विश कि आप सबकी लाइफ में भी सब कुछ जगमगाता रहे, है ना। हम सबकी बेस्ट विशेस पूरी हो और सब बहुत बहुत आगे बढ़े, है ना। पढ़ते रहें और माँ बाप का नाम रोशन करते रहें अपने, ठीक है। बाकी शुरू करते हैं। देखो, मोस्ट अवेटेड वीडियो थी ये भी, एक्चुअली एग्जाम पास है, सो आई नो दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंटेंट बना रहे हैं बैक टू बैक, तो मतलब नोट मेकिंग कर रहे हैं साथ साथ, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख के ही आई एम ट्राइंग कि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को कंटेंट डिलीवर कर दूं। सो बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की हमारी सीरीज चली थी, भारत में लोक प्रशासन, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी जो 2 यूनिट हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। जिसकी प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आराम से मिलेगी, ठीक है। यूनिट 1 एंड 2 हम कर चुके हैं, थर्ड आज हम शुरू करें। थर्ड का फर्स्ट पार्ट आज आप सभी को मिल जाएगा। होप आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि जितना सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैं कर सकती थी मैंने वो चीज़ क्रिएट की है, ठीक है। नेक्स्ट बात यह है कि जिनके पास वीएससी वाला कोर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, उसकी भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना इजीली, बहुत हेल्प होती है आपको, नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों को पता है 500 की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है, और बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, को बिल्कुल पता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे फटाफट से। सो ये है बजट, हमारी थर्ड यूनिट, ठीक है, जिसका फर्स्ट पार्ट है आज। बजट को देखो हिंदी में भी अपन बजट ही बोलते हैं, है ना। सो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बजट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज हमने लेनी है। इसका क्या मतलब होता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या अर्थ है, क्या सिद्धांत है ना। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स को आज हम ध्यान रखने वाले हैं, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके, तो कुछ यहाँ से कवर होंगे। बाकी यूनिट वाइज जो क्वेश्चन बनते हैं ना आपकी, उसकी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, सो आप वो भी देख सकते हो। धीरे धीरे करके मैं यूनिट वाइज क्वेश्चंस भी दे दूंगी, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ बजट, देखो एक सबसे बेसिक सी बात है कि जो हम अपने आंसर राइटिंग को थोड़ा सा इन्हांस करते हैं कि कोई वर्ड है तो किस लैंग्वेज से लिया गया है, क्या मीनिंग है उसका, असल में पहली बार कब यूज हुआ, कहाँ यूज हुआ, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हो तो एग्जामिनर बड़ा खुश हो जाता है कि हाँ भाई बच्चा काफी डिटेल नॉलेज रखता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे अपन कि उन चीजों को हाईलाइट कर दें, या फिर क्या कर देंगे, उनको थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमा में डाल देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यही बता रही हूँ कि द वर्ड बजट इज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। आपको पता है ये फ्रेंच वर्ड से निकला है, तो ये बात बताओ, बट फ्रेंच कौन सा वर्ड है, तो ये बुजट। तो इसको ऐसे करके थोड़ा सा अपन इन्वर्टेड कॉमा में डाल देंगे, जिससे कि एग्जामिनर को थोड़ा सा फोकस हो जाए, राइट। इसके अलावा आपको ही पता है कि ये जो फर्स्ट टाइम वर्ड है ये यूज किया गया था 1733 में, ठीक है, जब फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड थे, मतलब इंग्लैंड के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, उन्होंने इसको सबसे पहले, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को बोल देते हैं वित्त मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री ने इसको सबसे पहले प्रस्तावित किया। कहाँ पर किया, कॉमन हाउस में, हाउस ऑफ कॉमन्स बोल देते हैं उसको एक्चुअली, जिसको हम अपना लोकसभा बोलते हैं, है ना, जो आम आदमियों का होता है, जिसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव हम खुद चुनते हैं, ठीक है। और फर्स्ट टाइम इसको बोला गया कि ऐसे मजाक में ही बोला गया था कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना बजट दिया है, मतलब बजट ओपन किया है। एक्चुअली बजट का रियल जो मतलब है वो ये है कि एक लेदर का बैग है ना, एक ऐसा बैग जो लेदर से बना हुआ हो, तो उसकी बात करते हैं कि चमड़े से निर्मित बैग को बोल देते हैं कि हाँ भाई वित्त मंत्री ने अपना बजट खोल लिया, मतलब अपना लेदर का बैग खोला है, ठीक है। ये एक बेसिक बात थी, बहुत हिस्टोरिकल, इतनी सारी कहानी लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस चाहो तो ये मेन चीजें लिखोगे कि इंग्लैंड में यूज हुआ, 1733 में यूज हुआ, फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, बजट का वर्ड है। एक और चीज है, बजट इस तरीके से आपका पेश होता है जैसे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, है ना, बहुत सारे लोगों को नाम पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो भाई आज देख लो, ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। एंड ये बेसिक चीजें हैं, बीइंग पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट यार ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, है ना। बाकी तो तुम सारे हो ही समझदार, है ना। अच्छा ठीक है, बजट जो स्टार्ट है वो आपको पता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। सीधी सी बात है कि एनुअल इनकम का ध्यान रखता है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स एनुअल इनकम एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार की वार्षिक आय व्यय के वित्तीय विवरण के लिए बजट शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब बजट शब्द का हम यूज ही इसलिए करते हैं कि पूरे के पूरे साल, मतलब पूरा का पूरा जो वर्ष है उसमें कितना आय हुई है हमारी, कितना व्यय हुआ, वह समझ रहे हो, एक्सपेंडिचर मतलब जितना हमने खर्च करा उसके बारे में हम पूरा डिटेल रखते हैं इसमें, ठीक है। एक चीज और है
बजट इज टूल थ्रू विच द एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर्स इट फॉरवर्ड लुकिंग एक्शन प्लान। आप एक बात बताओ, बजट एक ऐसा माध्यम है ना जिससे आप क्या करते हो, अपने दूरदर्शी कार्य योजना को तैयार करते हो। मतलब एक बहुत बेसिक सी चीज है। जब भी हम अपने घर में भी यार बजट को बहुत सिंपली समझा जाए ना, तो जब आपके पास महीने का पैसा आया, सैलरी आई आपकी, ठीक है, आप नहीं कमा रहे तो पेरेंट्स की आती है, ठीक है, पापा की आती है, मम्मी की आती है, तो उनमें से वो लोग क्या करते हैं, अगर उनको पता है कि वो अगर 1 लाख रुपए उनकी इनकम है, ठीक है, मान लो ऐसे जस्ट मतलब एक एग्जाम्पल की तरह, तो अब हमें देखना है या फिर मम्मी पापा देखेंगे कि हाँ भाई 1 लाख रुपए तो हमें कैसे कैसे ही खर्च करना है, क्योंकि ये महीने की सैलरी है तो वो महीने का बजट बनाएंगे पूरा, ठीक है। एनुअल भी बजट बनता होगा कि हाँ भाई इस साल हम ये देखेंगे वो देखेंगे, इस साल बस टीवी ही ले सकते हैं हम, इतना ही बजट है। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, आपको इसमें सारी चीज़ें देखनी है, आपका एजुकेशन भी देखना है, अपनी जो हारी बीमारी होती है हमारी वो भी देखनी है, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक नीड है, घर का राशन पानी हो गया, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका सारा हमको अपना ब्यौरा देखना होता है। तो ये था एक बेसिक एग्जांपल। जैसे अपन अपने घर का बजट तैयार करते हैं ना सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, वैसे ही हम अपने देश का बजट तैयार करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि अपने देश को कैसे आपको विकास करना है, अपने देश में किस डिपार्टमेंट में, किस विभाग में कितना पैसा देना है, किसको कितनी ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ों को डिटेल में आगे पढ़ेंगे, देखते चलना, ठीक है। बाकी अब की बार आप लोगों को स्लाइड बड़ी पसंद आ रही होगी, है ना, बड़ी मेहनत से बनी है, ठीक है, तो थोड़ी सी तारीफें कर देना सो दैट मोटिवेशन बूस्ट हो, है ना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो तुम कर ही देते हो, कोई लोड नहीं है उसकी। तो अच्छा, एक चीज़ और थी, जो बजट है ना, बजट में क्या होता है, आपका एक ऐसा स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें आप रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, है ना, बट इट वॉज कंसिडर्ड टू बी किंग्स पर्सनल सब्जेक्ट एंड स्टेट सीक्रेट। मतलब वो ये कह रहे हैं कि बजट जो है वो राजस्व और व्यय का विवरण होता है। आपको पता है जो भी आपका रेवेन्यू आया, जो भी आपने रेवेन्यू जनरेट किया या राजस्व इकट्ठा हुआ, वो पूरा आ गया, व्यय आ गया, ठीक है, वो ये कहते हैं। बट इसको ऐसा कहा जाता है कि बजट को ना, जैसे अगर पुराने टाइम पे भी अगर हम कनेक्ट करें तो ये निजी विषय वाली चीज हो जाती थी ना, कि जितना पैसा आ रहा है, जैसे पापा कमा रहे हैं तो पापा को पता है कि उनका कितना पैसा आ रहा है। कई बार होता है कि आय 1 लाख रहा होता है, पर वो घर में बता देते हैं कि यार 80,000 ही है मेरी तो सैलरी, है ना। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताते। इवन हम बीइंग गर्ल बी, इट्स नॉट अबाउट पापा ओनली, कि अगर मैं कमा रही हूँ या आप कमा रहे हो, कोई भी कमा रहा है, ठीक है, अगर मुझे 30 भी मिल रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगी यार 5 बचा लूँ या 10 बचा लूँ, मैं बताऊंगी यार 20-22 के आसपास मिल जाते हैं मुझे तो, है ना। तो इस तरीके से ऐसा कहा जाता है कि इसको एक सीक्रेट की तरह भी मान लेते हैं कि ये स्टेट का सीक्रेट है, किंग का या आपके हेड का एक सीक्रेट होता है कि एग्जैक्ट जो अमाउंट है वो जाता है और उसी में से फिर आप लोग प्रिपेयर करते हो, बट कुछ चीजें हम अपन सेफ साइड भी रखते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक सी बात थी। बजट का एक प्लान कह लो, क्योंकि प्लान तो बनाया जाता है, योजना तैयार की जाती है ना पूरे आने वाले साल के लिए, है ना। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि देखो एक प्लान तो तैयार कर रहे हैं अपन, एक योजना बन रही है, पूरी की पूरी प्लानिंग चल रही है भाई साहब कि अगले साल अपन इतना इतना ऐसे ऐसे खर्च करने वाले हैं, ठीक है। तो इन सबको लिखोगे भी तो सही कहीं, क्योंकि आप और मैं, कंप्यूटर तो है नहीं जो हमारे साथ मतलब हमारी मेमोरी में फिट हो जाए, सारा याद रह जाए, तो अपन को डॉक्यूमेंट्स में जनरेट करना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं और ये होता है आपका ब्लूप्रिंट फ्यूचर के लिए, जो कि आपकी सरकार करती है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो अपन इस चीज को बिल्कुल ऐसे समझेंगे। डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है पहली बात तो इसमें, ठीक है। एलोकेशन ऑफ बजट मतलब पूरा इंस्ट्रूमेंट, पूरा जो भी मतलब प्रपोज्ड टैक्सेस होते हैं, ठीक है, कि जो भी इसमें लगाए गए, जो लिए गए, वो सबका सब होता है। अब इसको नॉर्मल समझो, क्या एक ऐसी योजना तैयार करी बजट में आने वाले साल के लिए, क्योंकि अभी जो चल रहा है इसका तो बजट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चुका होगा ना, मतलब वो तो एग्जीक्यूट हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है ना, लागू हो चुका है, वो तो चल ही रहा है। हम कर रहे हैं आगे वाले की तैयारी। जब आप आगे वाले की तैयारी कर रहे होते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको पूरे साल कैसे कैसे क्या करना है, योजना बनानी है। योजना बनानी है तो कागज तैयार करने पड़ेंगे, तो अपन ने दस्तावेज तैयार कर लिए। सरकार इस पूरे चीजों के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करती है, खाका तैयार करती है। खाका समझ रहे हो ना, जैसे आप 12th में थे तो आपको ब्लूप्रिंट मिलता था ना कि इस वाले चैप्टर से इतने नंबर का क्वेश्चन आएगा और फलाने मतलब मैप इससे आएगा, कार्टून इससे आएगा, मतलब ये सारी चीजें। तो ब्लूप्रिंट मतलब आपको बेसिक आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या आने वाला है, किस किस टाइप से। सो वो आपको वो आपको ब्लूप्रिंट में मिलता है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, एक आपके प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, है ना। कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट थे जरा मुझे कमेंट में बताना, अच्छा लगेगा अगर तुम लोग सच में कमेंट करोगे देखकर, तो है ना। भले ही नहीं पता होगा तो देख के कर लेना, कोई इशू नहीं है। मैं कभी ये नहीं कहती कि बिना देखे मत करो या फिर देख के करो, भाई नहीं। अगर आप लोगों को लगता है गूगल करके देखो, क्या ही दिक्कत है, एटलीस्ट आपके नॉलेज में आएगी वो चीज़, है ना। तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने 1941 में बजट के रिगार्डिंग एक स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, क्या, बजट इज मेयरली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट। पूरा डिस्क्रिप्शन होता है जो भी सरकार को काम करना होता है, ठीक है। इसके अलावा
public in the form of budget and it is only detail of the amount provided in the form of tax to the government by citizen। अब देखो एक बात बताओ, बजट में होता क्या है, आप सारी की सारी तैयारी कर रहे हो, रिलेटेड किससे है, पैसों से, है ना, क्योंकि किस किस योजना में कितने पैसे लगाने, किस विभाग को, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा देना, ये सारी की सारी चीजें जो राशि नागरिक मतलब जो सिटीजन अपनी सरकार को दे रहे हैं उसी से तो हम प्रिपेयर करते हैं ना, तभी तो कहते हैं आप सरकार को क्या दे रहे हो, सरकार को आप दे रहे हो टैक्स, ठीक है, मतलब एक जर्नल सी बात है, आपने गवर्नमेंट को दिया टैक्स, ठीक है, ये टैक्स ही तो हमारा ही पैसा है ना, जो मैंने दिया है पैसा आपने दिया है, ठीक है, इसी से तो बजट प्रिपेयर हो रहा है अपना, और किससे हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बड़ा ध्यान रखा जाए कि बजट जो प्रिपेयर होता है वो हमारे खुद के पैसों से प्रिपेयर होता है और हमारे ही फायदे के लिए उसको फिर अलग अलग चीज़ों में लगाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ो, डेफिनेशन ऑफ बजट। अब देखो बजट की क्या डेफिनेशन है, क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए, है ना, व्हाट इज बजट, है ना, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बजट, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर पूछ लिए जाएं तो अगर आप थोड़ा सा ये लिख देते हो ना डेफिनेशन वगैरह तो बड़ा इजी रह जाता है। डिमॉक के डेफिनेशन है कि बजट एक फाइनेंशियल प्लान समराइजिंग है, मतलब आपका वित्तीय योजना है, पूरा का पूरा प्लान करा जाता है इसमें। पर एक चीज का ध्यान रखना, इसमें ना 2-3 वर्ड है जो याद रख लो डिमॉक से रिलेटेड। जहां डिमॉक आ गया ना, डिमॉक में ना पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये आप टेंस पढ़ते हो ना, वैसे ही करके याद रख लो, ठीक है। डिमॉक ने क्या बोला कि भैया हम तो टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, टेंस कैसे पढ़ने वाले हो, वो ये कहता है कि भाई कुछ नहीं करना, सिंपल एक ही काम करना है, क्या कि आप क्या करोगे, इसको पूरा समराइज करोगे, आपने पुराने एक्सपीरियंस से जो सीखा, मतलब जो भी आपने अपने क्या नाम है पास्ट में, है ना, जो अतीत में आपने जो चीजें सीखी वो, या फिर जो चीजें आपने सफर करी कि यार ये परेशानी हुई, इस विभाग को कम पैसा मिला जबकि ज्यादा मिलना चाहिए था, ऐसा महसूस होता है एक टाइम बाद कि एजुकेशन को शायद बजट में और दिया जाना चाहिए था, या फिर डिफेंस को और ज्यादा दिया जाना चाहिए था क्योंकि अब इसकी ज्यादा जरूरत पड़ रही है, या फिर दिक्कत हो रही है, बजट का इशू आ रहा है, ये वो, ठीक है। तो आप पास्ट से सीखते हो। इसके अलावा और क्या होता है, जो हमारा करंट प्लान होता है ना, उस पर अपन वर्क करते हैं कि करंट प्लान तो चल ही रहा है और आगे फ्यूचर के लिए देखो बहुत बेसिक सी बात है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात कर रहे हैं, सिंपल यही बताया गया कि पास्ट से सीखा, करंट प्लान से भी सीखा, जो भी चल रहा है, ठीक है, फ्यूचर के लिए जो प्लान बना रहे हो अब इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर तब फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए बहुत बढ़िया सा प्लान बनाने वाले हैं। डिमॉक ने कहा तुम्हारा, ऐसे ही आपके मुनरो ने कहा कि ये इनकमिंग ईयर का मतलब पूरा प्लान किया जाता है, इसमें सारे के सारे जितने भी रेवेन्यू आते हैं आपके, एक साइड वो चलते हैं, दूसरे साइड जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हो वो चलते हैं, तो ये सारा का सारा डेटा मिलाकर ही आपका बहुत बढ़िया सा बजट तैयार होता है, ठीक है। कोई भी एक डेफिनेशन यूज कर सकते हो, दोनों चाहो तो दोनों यूज कर लेना, ठीक है, मर्जी आपकी। अगर इन शॉर्ट में देखें अब तक हमने क्या देखा, ठीक है, आपको ही पता चला हम बजट में क्या क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, वर्तमान में हमारा क्या चल रहा है और आगे आने वाले भविष्य वाले ईयर में, है ना, अपकमिंग ईयर में अपन क्या करने वाले हैं, तो कौन सी नई स्कीम आने वाली है, कौन से नए प्रोग्राम्स आने वाले हैं, मतलब नए कार्यक्रम, कौन सी नई परियोजनाएं प्रोजेक्ट आप चलाने वाले हो, कौन सी नई नई एक्टिविटीज सरकार चाहती है कि वो अपने देश में लागू करे जिससे कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। एक और बात है भाई, ये सारी चीजें करने के लिए क्या चाहिए हमको, पैसा, मनी, सीधी सी बात है। और ये मनी कहाँ से जनरेट होगी, आपको पता है टैक्स, रेवेन्यू, इन सारी चीजों से होगी, और उन्हीं सबके थ्रू क्या होता है आपका बजट बनता है, और बजट के अकॉर्डिंग आप इन सबको पैसा देते हो हर चीज के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, रिसोर्स पोजिशन एंड इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग टैक्स, एडिशनल टैक्स रेवेन्यू, आप कर की बात कर रहे हो, अतिरिक्त कर की बात कर रहे हो, जो राजस्व लगाया जाता है ना, अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग संसाधनों की स्थिति से कर लगाया जाता है और सरकार के पास आय आती है, मतलब कि सरकार के पास ये सारे सोर्स हैं इनकम के, यहाँ से वो पैसा कमाती है, फिर वो देखती है कि कहाँ उसको कैसे कैसे एलोकेट करने हैं, रिसोर्सेज कहाँ देने हैं, कितना पैसा किस डिपार्टमेंट को देना है, वो सब यहाँ प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। एक्चुअल रेसिप्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्ति और व्यय, मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमने जो अभी देखा एक्चुअल में जो चीज़ें आ रही हैं, जितनी भी आप प्राप्तियां कर रहे हो, ठीक है, इसके अलावा आपका लास्ट ईयर का जो एक्सपेंसेस है, आप उन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हो, पूरा स्टैटिस्टिकली देखते हो, पूरी इकॉनमी देखते हो, उसकी पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा देखोगे, है ना, अकाउंटिंग डेटा देखोगे, और इन सारी चीज़ों को आप देखकर देखते हो कि हमारी फाइनेंशियल और फिजिकल परफॉर्मेंस पर कितना फर्क पड़ता है, समझ रहे हो। और एक और चीज़ है कि ये सरकार के खाली एक संस्थान पर नहीं, अलग अलग अंगों पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालता है। जैसे हिंदी वाले बच्चे समझे तो उसमें वही है कि विभिन्न सरकारी संस्थानों और अंगों के वित्तीय और भौतिक प्रदर्शन से संबंधित आर्थिक, सांख्यिकी और लेखांकन का डेटा, मतलब ये सारा डेटा
सरकार के पास जाता है तभी तो आप एनालाइज करोगे ना। एक बात बताओ, अगर डेटा ही नहीं होगा, कहीं पर ये चीज़ें लिखी ही नहीं होंगी, बिना डेटा के तो मैं कभी भी एनालाइज नहीं कर पाऊंगी। डेटा होगा तो मैं सब कुछ अच्छे से आकलन कर पाऊंगी, एनालाइज कर पाऊंगी कि हाँ इस डिपार्टमेंट को अगर एजुकेशन को हमने पर्टिकुलर इतना दिया तो ये सही था, डिफेंस को अगर हमने दिया तो हमें पता चला डिफेंस में कम पड़ गया था, ठीक है। सो वी नीड मोर, ठीक है, कि हमें इसमें थोड़ा सा ज़्यादा करने की ज़रूरत है कंपैरेटिवली। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर पाते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। देखो एक बेसिक सी बात है कि बजट के क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा स्पेसिफिकली कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट एंड स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स, या फिर मतलब हिंदी में यही कि बजट का मतलब बताओ, या फिर आप क्या समझते हो बजट से, और बजट के उद्देश्य बताओ, ठीक है। तो देखो जर्नल उद्देश्य तो आप बताओगे, पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं इसी में, मतलब आप इसी क्लास में देखोगे, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, तो वो चीज़ मिक्स ना हो जाए आप लोगों के माइंड में, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा अलग से रखा है कि स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा तो आप इनको मर्ज करके लिखोगे। अगर अलग अलग आएगा या नॉर्मल पूछे बजट क्या है, तो बजट में आप उद्देश्य, ये जर्नल उद्देश्य है जो आप ऐड करने वाले हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या, प्रिपरेशन ऑफ वर्क पॉलिसी, भाई पूरी तैयारी चलती है, कार्यनीति तैयार होती है मस्त, जैसे तुम्हारी दिवाली की तैयारी चल रही है तो पूरा प्रिपरेशन चल रहा है मस्त हम सबके घरों में, ठीक है। एडिटिंग होती है, एडिटिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग फंक्शन इन एन इफेक्टिव मैनर सेटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो कोई भी काम करना है ना, समन्वय और नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप बजट करते हो, बजट को बांटते हो, प्रिपेयर करते हो, सारा काम करते हो कुछ भी, तो एडिटिंग तो होती है, क्योंकि आपको पता है जिसको जितना दिया लास्ट ईयर, किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है। और सीधी सी बात है यार, एक बात और बताओ ना, ये जो बजट की बात हो रही है, अगर हम एलोकेट कर रहे हैं, मान लो आपने अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, ठीक है, मान लो 1 करोड़ का बजट दिया, जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है, हमने 1 करोड़ का बजट दे दिया एजुकेशन को, हमें बाद में रियलाइज हुआ कि जब हम इसको खर्च करने लगे या फिर हमने इसको यूज करना शुरू करा, तो आपने बहुत सारी पॉलिसी पे पैसा लगाया, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, प्रोग्राम्स चलाए, है ना। बाद में आपको पता चला कि असल में क्या हुआ, दो ही बात हो सकती है, दो कंडीशन बन सकती है, अगर आप इमेजिन भी करो तो, या तो 1 करोड़ से ज्यादा पैसा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, या फिर 1 करोड़ से थोड़ा सा कम लगेगा। मतलब ऐसा तो नहीं है फिक्स मैंने आपको 100 रुपए दिए तो वो सामान 100 रुपए का ही आएगा यार, ऐसा भी हो सकता है वो 99 का है, ऐसा भी हो सकता है वो 102 का है। तो थोड़ा एस्टिमेट, तो मतलब ये एस्टिमेटेड होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है। बाकी तो तुम सारे समझदार हो ही, पता ही है मुझे तुम्हारी, ठीक है, तो उसका कोई लोड नहीं है, मुझे भी तुम समझ जाओगे, ठीक है। सो ये वाली चीज़ का ध्यान रखोगे कि सारी चीज़ें आपको निर्धारित करनी बहुत ज़रूरी होती है, ये आपका उद्देश्य होता है बजट का, ठीक है, जैसे कि आप सब कोऑर्डिनेट करके काम कर पाओ। दूसरी बात क्या है, डूइंग कंपैरेटिव एनालिसिस। मैंने बताया ना आपको कि आप कंपैरिजन करते हो, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हो, तभी पीछे था ना स्टैटिस्टिकल डेटा वगैरह, क्योंकि डेटा नहीं होगा ना तो कैसे पता चलेगा किसको ज़्यादा देना है, किसको कम देना है। लास्ट ईयर किसको कम दे दिया था पर वाकई में ज़्यादा ज़रूरत है, तो बिना डेटा के थोड़ी याद रहने वाला है किसी को, ठीक है। एक्चुअल परफॉर्मेंस तभी पता चलेगी जब आप कंपेयर करोगे। दूसरी बात क्या है, ऐसा भी हो सकता है, मान लो आपने डिफेंस को पहले कम दिया था लास्ट ईयर, ठीक है, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर, बट लास्ट ईयर आपने उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो आपने पिछले से पिछले साल की रिपोर्ट देखी, हाँ यार उस टाइम तो बहुत सही था, मतलब कि बहुत ज्यादा दिक्कत रह रही थी, ठीक है, बट लास्ट ईयर जो हमने दिया, इस साल जो चल रहा है हिसाब किताब बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब सही डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब हमने सही फैसला लिया। आप ये सारी चीजें भी तो देखते हो, परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, और कोशिश आप यही करोगे कि मैक्सिमाइज द बेनिफिट, मतलब आप जो फिक्स वैल्यू दे रहे हो इसमें ही हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। मतलब तभी कहते हैं ना कि कम से कम रुपए में बढ़िया से बढ़िया काम हो जाए हमारा, आई ये बात समझ में। तो कुछ इस टाइप का ही यहाँ हिसाब किताब है कि आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सको लोगों को, अपने प्रशासन के थ्रू अधिकतम लाभ करा सको लोगों को, ठीक है। मेकिंग कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव, और सीधी सी बात है यार, संचारण मजबूत होता है आपका, संचारण नहीं बोल रही, संचार है ना, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो संचार को मजबूत बनाता है, प्रभावी बनाता है, क्योंकि जब आप बजट के अकॉर्डिंग काम करते हो तो सारा काम ना एक तरीके से चल रहा होता है, एक प्रोसेस में, मतलब कोई चिकचिकबाजी नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात क्या है, टू हेल्प इन मोबिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता है कि प्रशासन के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में बहुत मदद करता है, क्योंकि बजट जब बन जाता है तो आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई आपको कहाँ कहाँ कितना कितना टैक्स देना है, तो आप उस अकॉर्डिंगली अपना कर लेते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है। इसके अलावा आप देखोगे बाय कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट, देखो अलग अलग जो विभाग हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन के, मतलब प्रशासन से संबंधित जो विभाग की गतिविधियां होती हैं, हर विभाग में अपने कार्य होते हैं, है ना। तो आप जब जाओगे, जैसे आप नॉर्मल भी देखोगे, जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हो काम कराने, है ना, जैसे हमें अपने सरकारी दस्तावेज भी बनाने हैं, अगर आपको अपनी जन्म पत्री बनवानी है, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो इसके लिए अलग विंडो है, ठीक है।
जाति प्रमाण पत्र बनवाना है मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, इसके लिए अलग विंडो है, ठीक है। ऐसे ही आपको अपना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू है, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है आपका। तो हर चीज़ के लिए यार अलग अलग चीज़ें हैं हमारे यहाँ अवेलेबल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कोऑर्डिनेट करना है इन सबके बीच में, है ना, कि आपको साथ ही रह के काम करना है, कि ऑफिस में काम कर रहे हो, एक ही कंट्री में काम कर रहे हो, एक ही स्टेट में काम कर रहे हो, हम सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि कागज़ भी तो कई बार यार अलग अलग विंडो से घूम के जाता है। यहाँ पर अगर मान लो वो वाली बात खत्म करते हैं, डिपार्टमेंट वाली, वो वाली बात पूरी हो गई। नेक्स्ट बात ये है कि अगर मान लो आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाने ही जाना है, ठीक है, वो यहाँ बनेगा इस ऑफिस में, तो यहीं से तो कहानी शुरू होगी कि आप लाइन में लगो, टोकन लो, फॉर्म भरो। चलो फॉर्म ऑनलाइन भी भर लिया तो आपको फॉर्म पहले चेक कराओ, ठीक है, कि फॉर्म सही है नहीं है, फिर कागज़ दिखाओ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ वेरीफाई होंगे, फिर यहाँ ऑनलाइन बनेगा तुम्हारा, मतलब ऑनलाइन वो रजिस्ट्रेशन करके स्लिप देगा, 14 दिन बाद बुलाएगा आपको, फिर इस ऑफिस से आपको वो मिलेगा। तो ये सारा भी तो एक प्रोसेस है ना, तो ये कोऑर्डिनेशन के बिना कैसे पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। तो बहुत ज़रूरी है कि बजट में भी इस तरीके का कोऑर्डिनेशन चाहिए हम सबको। गोल वही रहता है, मिनिमम कॉस्ट, पैसा कम से कम लगाकर कम टाइम में, एफर्ट ज़्यादा लगे, प्रयास अच्छा खासा होगा हमारा, पैसे कम लगाएंगे, ठीक है, कम टाइम में आप अच्छा खासा रिजल्ट कोशिश करते हो लेने की, ठीक है। और ये हम सबके साथ है कि कम पैसा लगाकर कम टाइम में कम एफर्ट्स के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स आते हैं। मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी एंड स्ट्रेंथनिंग द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, आप देखते हो कि दक्षता का मापन किस तरीके से हो, नियंत्रण की प्रक्रिया कैसे मजबूत होती है, क्योंकि आप लोगों को पता होता है कि हाँ भाई हमें बजट में इतना इतना मिल गया है, तो अब आपके नियंत्रण में है वो पैसा, अब आप देखो कि आप उसको कितने बढ़िया तरीके से यूज़ कर पाते हो, ठीक है। दूसरी बात है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट, भाई बजट की विशेषताएं क्या है, कुछ तो बेनिफिट होते होंगे इसके, ठीक है। तो इसके सबसे बड़ी बात क्या है कि बजट कोई ऐसी बात तो है नहीं कि आपका कई सालों तक बनता रहता है, कई सालों तक तैयारी चलती रहती है, नहीं, बड़े लिमिटेड टाइम में बनता है, बड़े लिमिटेड तरीके से बनता है, ठीक है। वो सब हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। बजट सबसे बड़ी बात फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारा पूरा फाइनेंशियल ईयर है, अगर आप लोगों को पता है तो डू कमेंट्स। एक बात और बता दूं, जिसने अगर ये लिख दिया ना 1 जनवरी, तो सही में बहुत बुरी तरह मारने वाली हूँ, बहुत बुरी तरह। और डिजिटल पिटाई का कोई साधन हो तो जरूर बता देना, जिससे डिजिटल मार तो लगा ही दूँ कम से कम, है ना। 1 जनवरी नहीं है, हिंट दे रही हूँ, पर फाइनेंशियल ईयर आपका कहीं से शुरू होता है, तो मुझे वो एग्जैक्ट टेन्योर जरा कमेंट में लिख के बताना, मान जाऊंगी आज तुम्हें, ठीक है। वैसे मान तो मैं जाती हूँ तुम्हें। तो बजट का एक फिक्स टाइम पीरियड होता है विच कैन बी शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, ठीक है। बजट एक इंपॉर्टेंट टूल है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है काम करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये कैरी करता है प्लानिंग को, भाई योजना तैयार होती है अच्छी खासी, ठीक है। कंट्रोल करते हैं फंक्शन को हाईली इफेक्टिव मैनर में, मतलब किस तरीके से आपने ये जो योजना बनाई है उसको किस तरीके से प्रभावी ढंग से लागू करना है, कैसे उसका नियंत्रण करना है, वो सारा काम अपन देखते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा बजट एक ऐसा टूल है जिसमें आप अचीव करते हो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, मतलब जो आपने पहले से निर्धारित कर रखे हैं, पूर्व निर्धारित जो भी आपके उद्देश्य हैं, जो भी लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति का एक साधन है कि आप आने वाले साल में उनको प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है। दूसरी बात क्या है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। भाई आप देखोगे आपने जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य सोचे, ठीक है, वो और जो वास्तविक में हो रहे हैं, ठीक है, आप उनका तुलनात्मक अध्ययन करोगे कि यार मैंने सोचा तो ये था, ठीक है, पर हो ये रहा है, तो क्या कौन सा बेटर है, तो आप कंपेयर करोगे ना यहाँ पर, ठीक है, पुराने से नए को या फिर अभी जो ऑन गोइंग है, ठीक है। तो कंपैरिजन होता है जिससे आपको पता लगता है कि हाँ भाई मैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर कम हो पा रही है, या फिर नेक्स्ट टाइम हमें इसका ध्यान रखना है, वो सारा का सारा आप आकलन करते हो। फ्यूचर एक्शन प्लान होता है, हम सबको पता है कि भाई बजट अब बना रहे हो आप तो ये अगले साल के लिए बना रहे हो, तो भविष्य के लिए बन रहा है, भविष्य की कार्य योजना है। दूसरी बात क्या है, एफर्ट्स बनाए जाते हैं कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वही मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में एफर्ट्स लगाए जाते हैं कि हाँ भाई आप समन्वय स्थापित करके काम करो सभी विभाग के अंदर, है ना। तो ये वाली बात का ध्यान रखोगे। अब एक और चीज़ है प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई बजट के, जैसे मैंने आपको बताया, उद्देश्य पूछे जा रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है बजट के प्रिंसिपल बताओ, सिद्धांत बताओ, है ना। सिद्धांत बोलते हैं इसको, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि बजट के महत्वपूर्ण क्या क्या सिद्धांत है। सबसे बड़ी बात है पब्लिसिटी। देखो प्रचार प्रसार, एक बात बता दूं तुम्हें, जब बजट आता है पूरा का पूरा न्यूज़पेपर, ये देख रहे हो आप, ये मेरे से पता चल रहा है हमें आराम से कि ये वो लाउड स्पीकर लगा रखा है ना, कि आपको हर जगह पता चल जाता है, ठीक है, हर जगह न्यूज़पेपर में आता है आपका बजट, पूरा का पूरा आपको मिलेगा हिंदी इंग्लिश में मस्त आराम से, ठीक है। ई पेपर में मिल जाता है आपको, ठीक है, ऑनलाइन देखोगे ऑनलाइन मिलेगा, न्यूज़ में छा रहा होता है उस दिन बजट, ठीक है। सारी जो है ये आपकी सोशल मीडिया होती है, वहाँ भी बजट ही चल रहा होता है चारों तरफ, मैगजीन्स वगैरह में आपका बजट चल रहा होता है। मतलब
एक बात समझ लो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार, जैसे ही बजट रिलीज होता है तो हर जगह सब तक पहुंचता है। क्या करते क्या है हम इसका, पहली बात तो पब्लिक तक पहुंचता है, न्यूज़पेपर के थ्रू पहुंचता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको आप चुनते हो, जो आपके जनप्रतिनिधि होते हैं ना, वो इसके बारे में बताते हैं कि अपना मतलब बताते क्या है इसके बारे में, अपने विचार व्यक्त करते हैं। सीधी सी बात है कि आप अपने व्यूज देते हो ना इन बजट्स के थ्रू कि हाँ भाई सरकार ने नई नई स्कीमें निकाली, नए नए टैक्स लगाए, नए नए एक्सपेंस बताए, तो उनके बारे में आप सारी चीजें अपने विचार वगैरह प्रस्तुत कर सकते हो। बजट का जो उचित प्रचार और प्रसार का रीजन ही यही है, कारण ही यही है कि जिससे सब तक ये बात पहुंच सके, जनता और पत्रकार अपनी राय दे सकें। ठीक है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लियरिटी। भाई एक बात बताओ, अगर क्लैरिटी नहीं होगी, स्पष्टता नहीं होगी तो क्या फायदा, फिर आप और हम समझ पाएंगे, है ना। जैसे मान लो ये पूरी की पूरी इमेज आपकी ब्लर दिख रही है ना, जैसे हमने चश्मे लगाए, भाई साहब क्या खूब नजारा दिख रहा है, मतलब इतना भी खूब नहीं है पर ठीक है, जिनको समुद्र पसंद है उनको तो बढ़िया लगेगा ही, है ना। तो पहाड़ होते तो जरूर मैं भी खूब कह देती वैसे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि देखो कितना क्लियर दिख रहा है। तो इस इमेज से समझ में आई कुछ बात कि जब आपको स्पष्टता दिखी तो आप इस चीज को पर्टिकुलर को देख पा रहे हो, जबकि ऐसे नहीं दिखेगा, इन जनरली ब्लर दिख रहा है। दैट मीन्स ऐसे ही बजट ऐसा हो कि प्रत्येक नागरिक समझ पाए, सहज हो, लैंग्वेज जो है ना बड़ी इजी हो और एफर्टलेसली समझ में आ जाए। मतलब ऐसे ऐसे भारी भरकम शब्द यूज ना कर रखे हो कि हम सोच में पड़ जाएं भाई ये क्या होता है ना, ऐसी वाली बात ना हो जाए। हम सबको वो इजी लैंग्वेज में समझ में आना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, अगर इजी टू अंडरस्टैंड होगा, भाई अगर जो नागरिक हैं वो अगर उसको समझ पा रहे हैं तभी तो वो अपनी बात रख पाएंगे, तभी तो आप अपनी विचार को व्यक्त कर पाओगे, है ना। अगर आपने वो बात समझी तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बजट बहुत आसान शब्दों में। और एक और बात है, देखो आपको पता है भारत में लिटरेसी है ना, बहुत लोग हैं जो नहीं है इतने पढ़े लिखे या फिर वैसे नहीं पढ़ पाते, वो वैसे समझ बहुत है उनको। अगर आप उनको वैसे मुंह से बोल दोगे ना वर्बली कि हाँ जी हमें ऐसे ऐसे परेशानी है, तो ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपको इतना बेस्ट सोल्यूशन देंगे ना कि आप मतलब पढ़े लिखे से भी पूछोगे तो शायद वो भी वहां तक ना पहुंच पाए, राइट। बट अगर आप इनको कागजों में लिख रहे हो, ठीक है, कोई पढ़ के सुना रहा है, तो यार ऐसा तो इजी टू अंडरस्टैंड हो। एक और बात है रेडियो, टीवी, भाई टीवी में तो आदमी को नहीं पढ़ना पड़ता, रेडियो पे तो नहीं पढ़ना पड़ता, वो सुन लेगा, तो इंसान सुन के भी तो अपने विचार व्यक्त करे, तो कम से कम ऐसा हो कि भाई आराम से समझ में आ सके। दूसरी बात क्या, एक्यूरेसी, मतलब सटीकता, सटीक हो। जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपने बजट में वो सारी एस्टिमेट होनी चाहिए, मतलब पूरी की पूरी, मतलब जो भी आप, पहली बात तो बजट अनुमान आधारित होता है, ऐसा तो नहीं कि आपने बिल्कुल फिक्स ही देना है ना, जो भी परसेंटेज देना है, ऐसा नहीं होगा, अनुमान आधारित होगा। पर एक बात हो कि मतलब इस तरीके से हो, इस सीरीज में हो, सीक्वेंस में हो, सारी की सारी चीजें डिटेल में हो कि जब आप इवैल्यूएशन करने बैठो तो बड़ा आसानी से आप उसका इवैल्यूएशन कर सको, ठीक है। यूनिटी, एकता, जैसे आपको पता है ये साइन बहुत पॉपुलर है ना। जब हम छोटे छोटे थे ना तो ऐसे ही मस्त वो मिट्टी में करके ऐसे खेलते भी थे, है ना। वो बात अलग है कि उस टाइम पे ध्यान नहीं रहता था कि ये यूनिटी का सिंबल भी बन सकता है कभी, पर देखो ये सिंबल है। और भी बहुत सारे सिंबल होते हैं, मतलब ऐसे हाथ, जैसे इन्होंने तो बस हाथ ऐसे घेर रखे हैं, राइट, बट ऐसे कभी हाथ पकड़ लिया, जो भी है वटएवर, है ना। यूनिटी तो आप किसी भी तरीके से दिखा सकते हो, किसी भी चीज को बांध के दिखा दो, जो भी है। कहने का मतलब ये है, यूनिटी का मतलब यही है कि आप क्या करोगे, एकता दिखाओगे कि जितने भी आपके फाइनेंशियल अरेंजमेंट हैं, मतलब जितने भी सभी खर्चे हैं वित्तीय व्यवस्था के सरकार के पास, है ना, सबकी उनके पास प्राप्तियां हो, मतलब सबकी रिसिप्ट हो उनके पास। कुछ लोग रेसिप्ट बोल देते हैं, रिसीट होती है वैसे, है ना, पी साइलेंट होता है, बट ठीक है वो थोड़ा सा अलग अलग उसका आ जाता है लैंग्वेज का, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या, गवर्नमेंट शुड बी कलेक्टेड इन अ कॉमन फंड, गवर्नमेंट को ये कॉमन फंड से कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। मतलब अपना सामान्य कोष में एकत्रित किया जाना चाहिए ये सारा। ऐसा ना हो कि कहीं प्रॉपर्टी का टैक्स आप अलग जगह रख रहे हो, ठीक है, और किसी सामान का आप अलग जगह रख रहे हो, नहीं भाई, एक प्रॉपर आपका रहता है, वहीं आता है सारा, ठीक है। उन सब के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे डिटेल में, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है व्यापकता, व्यापकता मतलब ये लगा लो 360 डिग्री, मतलब जब आप सबकी बात करते हो। एंटायर, एंटायर मतलब जब आप संपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम की बात करते हो कि पूरा का पूरा जब समापन होता है बजट का, ठीक है, तो वो कहते हैं कि सरकार जब बजट बनाती है तो बजट में ना पूरा संपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम होना चाहिए इसमें, ठीक है। बजट ऐसा हो जो आम जनता को समझ में आ जाए, जनरल पब्लिक को। दूसरी बात, जो एस्टिमेट ऑफ न्यू टैक्सेस, मान लो आपने कोई नए टैक्स लगाए, किसी नई चीज पे लगाए, कोई नया एक्सपेंस लगाया, तो ऐसा हो वो कि आम आदमी उसको समझ सके, जान सके, उसके बारे में पढ़ सके, ठीक है। अगर कोई नए लोन की बात हो रही है ना, नए ऋणों की बात हो रही है, तो उनका भी स्पष्ट उल्लेख हो कि भाई अगर आप लोन भी दे रहे हो या लोन के ऊपर आपने कुछ किया है कि हाँ भाई आपने कोई घटाई बढ़ाई की है,
तो ब्याज की दरों में या कुछ भी, तो ऐसे में थोड़ा सा ये वाला मामला रहना चाहिए कि आम जनता को समझ में आ जाए, क्योंकि लोन तो वही लेगा ना अधिकतर, ठीक है। दूसरे अलावा क्या है, इंटीग्रिटी एंड पीरियोडिसिटी। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये इंटीग्रिटी और ये जो पीरियोडिसिटी है, इसमें हम क्या करते हैं, आप देखो इसमें क्या है, इंटीग्रिटी को अगर मैं यहाँ लिख दूं आपका, है ना, सेम स्प्रिट करके ना, इसको थोड़ा सा अपना नोट डाउन कर लो इसको, क्योंकि इससे ये होने वाला है आपका कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, है ना। इंटीग्रिटी में क्या है आपका कि सेम स्प्रिट से, मतलब जिस भावना से आपने इसको बनाया है ना, सेम भावना से ये लागू भी हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने कागजों पे तो बना के रख दिया पर हकीकत में ये लागू नहीं हो रहा है, तो मतलब पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी एफिशिएंसी के साथ, पूरी दक्षता और ईमानदारी के साथ ये लागू होना चाहिए, ठीक है। और पीरियोडिसिटी मतलब क्या है, आपको पता है अगले साल के लिए, तो एक फिक्स टेन्योर है इसका, है ना, मतलब एक फिक्स आपकी अवधि है, समय अवधि बोल देते हैं इसको, है ना, फिक्स समय की अवधि है, उसी में ये फुलफिल हो जाना चाहिए। मतलब आपको जो पैसा दिया गया तो आपको उसी टाइम के भीतर भीतर उसको क्या करना है, यूज करना है। ऐसा ना हो 1 साल के लिए अगर आपको पैसा दे रहे हैं कि आपको 1 साल में ये पैसा यूज करना है, तो ऐसा ना हो आप 6 महीने में खत्म करके बैठ जाओ, 8 महीने में, 10 महीने में खत्म करके बैठ जाओ, ऐसा ना हो, क्योंकि उसके बाद आपको चलाना पड़ेगा अपना हिसाब किताब, तो उस हिसाब से आपका पूरा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ बजट। इसमें क्या है, बजट के सामाजिक और आर्थिक निहितार्थ, ठीक है। ये एडिशनल पॉइंट्स हैं, चाहो तो इनको लिख सकते हो, आंसर क्वालिटी बड़ी इनहेंस होगी इससे, ठीक है। देखो बजट एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, आपको पता है, मतलब इंपॉर्टेंट प्ले रोल क्या बोल दिया भाई मैंने, मतलब सच में क्या ही निकलता है। कहने का मतलब ये है कि बजट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ना, किस चीज़ में, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के लिए, क्योंकि आपका जो देश है भाई 2 ही चीज़ों पे ज़्यादा टिका है ना, एक तो आपकी आर्थिक व्यवस्था है ना, और एक सामाजिक, क्योंकि अगर हमारे राष्ट्र में सामाजिक व्यवस्था बढ़िया ना हो तो भी बहुत गड़बड़ है, और आर्थिक जीवन ना हो तो भी बहुत गड़बड़ है, क्योंकि जब तक पैसा नहीं होगा तब तक आप सर्वाइव कैसे करोगे समाज में, समझ रहे हो। तो ये दोनों ही एक दूसरे के साथ चलेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा ओनली आर्थिक सब कुछ अच्छा हो, समाज कोई हो ही ना, कोई मतलब ही ना हो, तो भी नहीं पॉसिबल, है ना। और समाज बहुत बढ़िया काम कर रहा हो या फिर समाज में एकता की भावना बहुत हो, सब कुछ बढ़िया हो, पर आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, मतलब बहुत खराब है, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत जरूरी है एक नेशन के लिए इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को मेंटेन करना, और इसके लिए जो पैसा है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो सीढ़ी हमें चढ़ चढ़ के जानी है ना, बड़ी जरूरी है ना। आप और मैं भी पहुंच जाएंगे एक दिन इस सीढ़ी तक, चिंता मत करो, मेहनत करते रहेंगे ऐसे ही, है ना। देखो 2 ऑब्जेक्टिव थे इसके शुरू में, अगर देखा जाए, पहला क्या कि जो गवर्नमेंट है आपकी, है ना, वो डिटरमाइन करती है हाउ मच मनी इट हैड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टैक्स पेयर पॉकेट इन ऑर्डर टू रन इट्स वर्क एफिशिएंटली। दैट मीन्स कि उसे अपना काम, क्योंकि सरकार आपके लिए आई है, ठीक है, तो सरकार को अगर अपना काम करना है तो उसको अपना काम कुशलता से चलाने के लिए भाई पैसा चाहिए ना, और वो पैसा उसको कहाँ से मिलने वाला है, हमें करदाताओं की जेब से, मतलब जो टैक्स पेयर है, मतलब हम इंसान, हम लोग तो पे करते हैं ना टैक्स, तो हम अपनी तरफ से देंगे इनको मस्त आराम से, ठीक है। दूसरा क्या कि विधायिका को फंडिंग की मंजूरी देनी, मतलब जो लेजिस्लेचर है वो फंडिंग को क्या करता है, अप्रूव करता है अपने तरीके से, है ना। तो इस चीज का ध्यान, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट बजट इज अ ह्यूज टूल बाय विच पब्लिक रिसोर्सेज आर प्लान एंड कंट्रोल इन अ सच सिचुएशन। देखो आपको ही पता है कि बजट ही सरकार के पास एक बहुत बड़ा उपकरण होता है, जिसके आधार पर वो क्या करते हैं कि पूरी की पूरी जितने भी हमारे सार्वजनिक संसाधन हैं उनके लिए योजना बनाते हैं, उसको कैसे नियंत्रण किया जाएगा वो सारा का सारा हमारे यहीं से फिक्स होता है। दूसरी बात क्या है कि ऐसा टूल है जिससे आपको पता चलता है कि सरकार को किस तरीके से कार्य करने हैं अपने, कैसे पूरे संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था को समायोजित करना है, मतलब कि पूरे की पूरी जो एंटायर इकोनॉमी है हमारी कंट्री की, आपको एडजस्ट करके चलनी है। ऐसा नहीं है कि आप ओनली कुछ स्टेट को टारगेट करके उनका विकास कर दोगे बस बहुत है, नहीं, मतलब आपको सबको लेके चलना है, पूरे के पूरे देश को, है ना। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये जो इफेक्ट है, द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, द साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड द अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन एनर्जी एंड मटेरियल्स, मतलब ये जो बजट है आपका, ये विकास, उत्पादन, आय के आकार, वितरण, मानव ऊर्जा, है ना, इन सबकी उपलब्धियों को प्रभावित करता है, क्योंकि इन सबकी वजह से ही तो हम अपने बजट में वो पैसा ला पाते हैं और बजट को, मतलब बजट में अलग अलग विभाग को वो पैसा दे पाते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि बजट के थ्रू आप क्या करते हो, जो आपके लोग हैं, सिटीजन हैं भाई, वो समझ पाते हैं कि उनको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्या क्या फायदे होने वाले हैं, सरकार उनके लिए कौन सी स्कीम लेके आ रही है, कौन सी योजनाएं बना रही है, कौन से कार्यक्रम दे रही है जिससे उनको लाभ मिलेगा, उनको कितना टैक्स देना है, कितना टैक्स पहले से कम हो गया, पहले से ज्यादा हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन उनको यहीं से मिलती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे बजट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड
टूवर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। देखो एक सीधी सी बात है, जो बजट है वो इस चीज का बड़ा ध्यान रखता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इरेडिकेट कर सके पॉवर्टी को। इरेडिकेट करना मतलब उन्मूलन करना, खात्मा करना धीरे धीरे उसका, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट को भी खत्म करना है आपको धीरे धीरे, मतलब बेरोजगारी खत्म करोगे, गरीबी खत्म करने की कोशिश करोगे, चाहोगे धन का असमान वितरण, मतलब जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना वेल्थ का, कि आपका ऐसा रहता है कि अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। तो जो ये गैप है ना, उस गैप को कम करना है हमें, समझ रहे हो। इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ द बजट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर। एक बात बताओ, सोशो और इकोनॉमिक क्यों हम समाज को आर्थिक के साथ, मतलब सोशल को इकोनॉमिक के साथ हमेशा जोड़ के कर रहे हैं, क्योंकि हमें जनता का वेलफेयर करना है। हम एक ऐसी कंट्री हैं जो अपने समाज को साथ लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में अगर पब्लिक का वेलफेयर नहीं हुआ, ठीक है, तो आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे, राइट। तो बहुत जरूरी है कि आप का राज्य इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट्स इन इंडिया। ये वो वाली बात है जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव उस टाइम पे पढ़ाते हुए शुरू करे थे स्टार्टिंग में इनिशियली, कि अगर नॉर्मल पूछेगा तब आप वो लिख के आना, बट अगर प्रॉपर क्वेश्चन देगा ना तो प्लीज यूज दीज पॉइंट्स, ठीक है। इन पॉइंट्स को यूज करना, इसलिए अलग से दिए हैं आपको मैंने। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर पूछ रहा है, ठीक है, तो देखो एक सीधी सी बात है, आपको ये पता है कि इंडिया में शुरुआत में ही, है ना, साल की शुरुआत में ही लोकसभा के सामने आपका क्या होता है, बजट पेश किया जाता है, सरकार करती है। तो सबसे पहली बात तो एक क्वेश्चन यही बन गया कि कहाँ होता है हमारा बजट पेश, लोकसभा में होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आने वाले जो भी हमारा अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है, आने वाले साल के लिए जो भी आपका एस्टिमेटेड रिसिट है एंड एक्सपेंसेस है, उनके बारे में पूरा ब्यौरा होता है। मतलब जो आपने एक्सपेंस करना है, जो आपकी इनकम है, वो सारी की सारी आपको किस में मिलेगी, बजट में डेटा मिलेगा, ठीक है। और आपको याद है मैंने भी आपसे कहा था कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, फिस्कल ईयर, वो कमेंट में करना, और 1 जनवरी हिंट दी थी कि नहीं है ना। सी यहाँ लिखा है कि आपका जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है, और एंड होता है 31 मार्च को। बहुत बेसिक है, हमें पता होना चाहिए ये, ठीक है। जैसे ये बहुत बेसिक सी बात है कि अगर कोई पूछ ले आपसे कि भाई इंडिया में इंडिया ने इंडिपेंडेंस कब अटेन करी, तो भाई हम सबको पता है 1947 में करी, मतलब बेसिक है ना। तो ये चीज़ भी बड़ी बेसिक है कि हम सबको पता हो भाई वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से होता है, ठीक है। ये बेवकूफ़ी नहीं कि भाई साल की शुरुआत 1 जनवरी है तो फाइनेंशियल ईयर भी 1 जनवरी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, गवर्नमेंट प्रिपेयर द बजट फॉर फुलफिलिंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव। आपको पता है कि बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बजट को तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं है खाली कि बस आपके पास पैसा इकट्ठा हो गया, ठीक है, मतलब मेरे पास ये हो गई, मतलब ये बॉक्स मान लो पैसों वाला, ठीक है, तो इसमें हमारे पास पैसा इकट्ठा हो गया, ठीक है, और ये मैंने छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स को बांट दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होता, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जिनकी पूर्ति करनी होती है हमें इसी के माध्यम से। आ रही बात समझ में। तो इनको आप डायरेक्टली कैसे करोगे, तो डायरेक्टली जो आउटकम होगा आपका सरकार का वो इन्हीं से निकलेगा। आपकी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल जितनी भी पॉलिसी हैं, इनके सबके उद्देश्य की पूर्ति यहीं से होगी। एक बात बताओ, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियों का परिणाम यहीं से निकलता है। कैसे, अगर आपको अभी आपने कहा ना खुद ही, आपने मतलब मैंने आपको समझाया ना, अभी हमने पीछे पढ़ा कि हाँ भाई आप वो जो अनइक्वल वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन उसको कम करने की कोशिश करते हो, गरीबी का उन्मूलन करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के विकास में कार्य करते हो, ये सारे के सारे यही तो हैं और क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट प्रिपेयर एन एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्टिव एंड देन स्टार्ट्स गैदरिंग द रिसोर्सेज एंड फंड्स टू फुलफिल द प्रपोज इन्वेस्टमेंट। देखो एक सीधी सी बात है, सरकार जब अपना एक्सपेंडिचर तैयार करती है, पूरा का पूरा व्यय तैयार करती है, उसको पता है कि हाँ भैया मुझे कहाँ कितना कैसे देना है, तो उसको ये भी तो पता है मुझे कहाँ से लेना है, क्योंकि जब तक पैसा लेंगे नहीं तब तक देंगे कैसे भाई, पहले इकट्ठा भी तो करना पड़ेगा इस बॉक्स के लिए। इस बॉक्स ये खाली डब्बा है, इसके अंदर पैसे आएंगे कैसे, मेरे को सोचना पड़ेगा ना मैं किस किस रिसोर्सेज से इसमें पैसे डलवाऊँ। एक बार जब पैसे आने शुरू हो जाएंगे फिर उसको बांटने का प्लान करेंगे, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि आपको एक कहाँ से कलेक्ट करना है। तो कलेक्ट कहाँ से करते हो, फीस से, टैक्सेस से, इंटरेस्ट, लोन से, जो आप लोन देते हो, सरकार लोन देती है जो उसके ऊपर ब्याज लेती है ना, इन सारी चीज़ों से, ठीक है। इसके अलावा और देखा जाए तो ये जो आपके छोटे छोटे से एंटरप्राइजेस होते हैं ना, वहां से, मतलब देखा जाए हिंदी में तो ऐसा समझ लो, धनराशि, कर, राज्यों को दिए गए ऋणों पर ब्याज, जैसे राज्य भी, स्टेट्स भी ले लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ऋण ले लेते हैं आरबीआई के थ्रू, है ना, वो एक अलग चीज़ है, मतलब अगर कभी टाइम लगे तो उस पर बात करेंगे, ठीक है। और सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम होते हैं, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस होते हैं, उनके थ्रू भी आप टैक्स लेते हो, ठीक है। तो ये तरीके हैं आपके। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ, आपको पता है आपको अपने देश को धीरे धीरे ग्रो करना है, डेवलप करना है ना, हम विकास करेंगे। कोई भी इंसान है आज यहाँ है तो वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ने की बात करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो यहाँ
तक हो जाएगा कि नहीं जी हम तो इतने में खुश हैं, ऐसा कभी नहीं होता। मतलब आप अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो अगर, तो आपको धीरे 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 करके ऊपर 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 जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये बात हकीकत भी है। हमने 1947 से देख लो आप इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन, और आज देख लो कि आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक और बात है, ये सारी की सारी चीज़ें निर्भर कैसे करती हैं कि आपके देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, आपकी सेविंग से, आपकी इन्वेस्टमेंट से, कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कितनी सेविंग कर रहे हो, तभी पता चलेगा ना कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आप कितना विकास कर रहे हो। बजट की जो पॉलिसी है वो इंट्रोड्यूस करती है इन सारी चीज़ों को, है ना, अलग अलग जो आपके प्राप्त संसाधन जो आपके पास उपलब्ध हैं उनमें, कि आपको कैसे कैसे काम करना है। दूसरा बात है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपको पता है कि बजट के माध्यम से सरकार बहुत प्रयास करती है कि वो क्या करे, जो संसाधन है ना, जो भी संसाधन है, जो भी पैसा है, वो इस तरीके से एलोकेट करे, मतलब इस तरीके से आवंटित करे उसको कि हर कोई अपना भरपूर विकास कर पाए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जैसे इनकरेज करती है सरकार बहुत ज़्यादा चाहती है कि वो स्मॉल जो इंडस्ट्रीज है ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, आगे बढ़ने का मौका दे। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है खादी, ठीक है। खादी के लिए सरकार बहुत काम करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खादी उद्योग में शामिल हों, क्योंकि लोगों को बेरोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में पॉवर्टी दूर होगी, पर और क्या होगा कि छोटे छोटे जो उद्योग हैं वो पनपेंगे, है ना। फिर ये मेड इन इंडिया वाली पॉलिसी भी आपकी आगे बढ़ेगी कि आप अपने देश में ही वो चीज़ें बना रहे हो, बाहर से नहीं मंगाना हमें, ठीक है। सरकार सब्सिडाइज करती है, मतलब सब्सिडी देती है आपको, है ना। जैसे कि आप क्या करते हो, जैसे लोन मिलता है आपको, टैक्स रिड्यूस कर देती है आपके रॉ मटेरियल पे, क्योंकि जो कच्चा माल होता है उस पर टैक्स कम लगेगा, जो तैयार माल होगा उस पर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो सरकार कोशिश करती है कि जो आपके छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज तभी शुरू होगी जब आप कच्चा माल थोड़े से उनको सही रेटों में अवेलेबल हो जाए, है ना, या फिर जो भी उनको ज़रूरत के लिए, आवश्यकता के लिए जो भी उनको काम चाहिए, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ वहाँ सरकार बड़ी रियायत देती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आपको पता है कि जो इनकम का गैप है रिच और पुअर, है ना, इनके बीच में बढ़ता ही जा रहा है, ये गैप बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इसको कम करे जितना ज़्यादा वो कर सके, तो ऐसी वो बहुत सारी बजट में स्कीम लेके आती है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेके आती है जिससे कि वो क्या करे, लोगों के ये जो गरीबी हालत है ना उसको थोड़ा सा कम करे, उसको थोड़ा सा ऊपर उठा सके उनके स्तर को। तो क्या करती है, तरीका ये सब्सिडी दे देगी, ठीक है, टैक्सेशन में थोड़ी सी छूट मिलेगी आपको किसी ना किसी तरीके से। इसके अलावा क्या होगा, इफेक्टिवली यूज करते हैं ये जो उद्देश्य हैं उनके, जो गोल हैं उनकी प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, भाई बहुत जरूरी है वित्तीय स्थिरता, ठीक है। अगर आप वित्तीय रूप से स्थिर नहीं होना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैसे बजट में आपको पता है कि आपका बेसिकली जो ध्यान है ना, वो बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव को कम करने पर है, मतलब कीमतें ऊपर भी जाएंगी नीचे भी जाएंगी, आप कोशिश करोगे मेंटेन करने की, सही बात है। एक बात और है, आप ऐसी पॉलिसीज बनाते हो जिसमें क्या, अगर आपका घाटा हो रहा है ना, या फिर आपका मुद्रास्फीति के दौरान, मतलब जो भी आपका इन्फ्लेशन है या फिर मुद्रास्फीति हो रही है, या जितनी भी आपकी परेशानियां हो रही हैं, कभी महंगाई हो रही है, कभी बिल्कुल ही एकदम मंदी आ गई है ना, ये सारा का सारा दौर है, तो इन सब चीज़ों का ना बड़ा फर्क पड़ता है आपकी इकोनॉमी पे, आपकी आर्थिक स्थिति पे, है ना। तो इसकी स्थिरता को बरकरार रखना, मतलब बिल्कुल मंदी का दौर भी ना आ जाए, बिल्कुल महंगाई का दौर भी ना आ जाए, है ना, क्योंकि दोनों में ही परेशानी है, विकास कैसे करोगे। तो विकास करने के लिए बैलेंस मेंटेन करना बड़ा जरूरी है, तो वो स्थिरता यहाँ आती है आपकी। ब्रिंगिंग डाउन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इसमें क्या है कि आर्थिक असमानता को कम करके, मतलब आप कोशिश ये करते हो कि आप अपने समाज में ज़्यादा से ज़्यादा इक्वालिटी ला सको। तो गवर्नमेंट ट्राई करती है ऐसी आर्थिक समानता लाने के लिए समाज में ऐसी ऐसी पॉलिसी, ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आए जिससे कि वो जो निम्न स्तर के लोग हैं ना वो थोड़ा सा ऊपर उठ पाए, है ना, या उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो पाए, ठीक है। सो वो करते हैं कोशिश क्या कि ये क्या करते हैं, डू सो बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन एफ्लुएंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी एंड स्पेंडिंग दैम फॉर वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। कहने का मतलब है जो समाज में संपन्न वर्ग है ना, जो रिच क्लास है आपकी, राइट, जो एलिट क्लास है आपकी, है ना, इन लोगों से टैक्स लिया जाता है, और जब ये टैक्स देते हैं तो उन टैक्स के रुपयों से कोशिश ये की जाती है जो कमजोर वर्ग है उनका कल्याण करा जाए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये हुआ आपका बेसिकली क्या था, वो ब्रिंगिंग डाउन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की आप कोशिश करते हो जो इनइक्वालिटी है ना उसको धीरे 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 कम करने का, ठीक है। फाइनेंसिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, इसमें क्या है कि सार्वजनिक उद्यमों का वित्त पोषण करना, है ना। वो कहते हैं कि जनता के सामाजिक कल्याण के लिए बहुत सारे सार्वजनिक क्षेत्र हैं, क्योंकि आपको पता है देखो लोगों का आपको वेलफेयर करना है ना, समाज का वेलफेयर करोगे, पर कैसे करोगे, छोटी छोटी सी जो आपकी इंडस्ट्री है, उद्योग स्थापित करके, क्योंकि जब इंसान का अपना खुद का उद्योग हो जाता है ना तो वो धीरे 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 मतलब भलाई की ओर बढ़ने लगता है, उसका मतलब समाज में कल्याण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक बात और है, जो एनुअल बजट है आपका वो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एड्स
मतलब ऐसे छोटे छोटे जो बिजनेस हैं, जो जो ऐसे छोटे छोटे उद्योग को स्थापित करना चाहते हैं, है ना, तो सरकार चाहती है कि वो अपने बजट में ऐसे लोगों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करे। तो ऐसे में फिर उनके लिए लोन वोन की जो फैसिलिटी है या फिर उसके जो तरीके हैं लोन अवेल करने के, लोन की जो राशि लेने के, वो बड़े लिमिटेड हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो उनको ऐसा कर देते हैं ईजी हो जाए उनके लिए, ऐसा ना हो बहुत सारे हर्डल आ जाए कि वो उनको फुलफिल ही ना कर पाए और उठा ना पाए फायदा, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं जिनसे क्या पता चलता है कि आप अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, अपने देश की जो आर्थिक संरचना है ना, उसको आप स्वाभाविक रूप से मजबूत करना चाहते हो। मतलब ऐसा नहीं खाली बोल ही रहे हो हवा में तीर, हवा में तीर नहीं, आप सही में वाक्य में ही करना चाहते हो, ठीक है। वो यहाँ हुआ एड्रेसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, मतलब क्षेत्रीय असमानता को संबोधित करना। कोशिश ये की जाती है कि सरकार, मतलब ये एक उद्देश्य है सरकार का, है ना, कि वो कोशिश करेगी कि वो एलिवेट करे, मतलब जितने ज़्यादा हो सके आपका जो सोशल इनइक्वालिटी है, सामाजिक असमानता है, उसको कम करे, ठीक है। दूसरी बात क्या, कोशिश यही कि जो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है ऑफ सोसाइटी का, आप उनको फैसिलिटीज़ दो, जो भी बेसिक फैसिलिटी है, क्योंकि देखो जो उनकी बिल्कुल ही आम जो नीड है ना, मतलब बिल्कुल ही कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान वाली बात हो गई, दवाई गोली हो गई, ऐसी जो बिल्कुल बेसिक है ना, जिसमें कोई शौक मौज की बात नहीं, आदमी को जीने के लिए भाई ये चाहिए ही चाहिए, है ना, तो वो एटलीस्ट उनको प्रोवाइड किया जा सके, है ना। तो ऐसा पॉलिसी बनाई जाए, ऐसी योजना बनाई जाए जिससे कि वो जो उत्पादन किया जाए या फिर वो गुड्स हैं, जो भी जरूरत की चीज़ें हैं, वो उन तक डायरेक्टली सप्लाई हो सके, ठीक है। सो ये हुआ आपका यूनिट 3 का पार्ट 1 कंप्लीट, ठीक है। और बेसिकली उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। कोशिश बहुत की गई कि जितने से जितने ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ, आपको समझाया है, ठीक है भाई। नोट मेकिंग साथ साथ कर लेना, 50 बार बोल चुकी हूँ अब तक जब से सीरीज शुरू हुई है, क्योंकि जो बच्चे साथ में नोट मेकिंग कर रहे हैं ना, वाकई में ना उनका स्कोर तुम खुद देख लेना रिजल्ट के बाद, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही। और एक और चीज़ है, जिन्होंने अब तक भी शुरू नहीं की अब कर लो, अब भी कोई देर नहीं हुई है, बहुत टाइम पड़ा है, ठीक है। अगर थोड़ा टाइम निकाल के करना शुरू कर दिया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक चीज़ और बतानी थी, वो जो ना आपका यूनिट वाइज मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं ना, ठीक है, उसमें ना मैंने आपको आंसर राइटिंग बताई है कि किस तरीके से ना आपको आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर नहीं पता, स्किल नहीं पता, तो जाके एक बार उसे देख लेना, ठीक है, फायदा हो जाएगा तुम सबका, ठीक है। बाकी वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। उम्मीद है कि सारे बहुत इंजॉय कर रहे होंगे टीचिंग को, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है यार कि आप सबकी मदद हो जाए। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो उम्मीद है कि अब तुम सारे खुश होंगे, है ना। अगर खुश हो तो कमेंट में बता देना, क्योंकि कोई और साधन तो है नहीं मेरे पास जिससे मैं तुमसे कम्युनिकेट कर पाऊँ, तो वहाँ ज़रा लिख दिया करो, वहाँ बता दिया करो कि हाँ भाई हिंदी का सफिशिएंट मटेरियल मिल रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, सब समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी अपना ज्वाइन कर लेना जो टेलीग्राम ग्रुप है आपका, ठीक है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी ढूंढ रहे हैं, इस टाइम पर भी उनको नहीं मिल पा रहा कंटेंट, तो आप लोग उन तक पहुंचा दोगे तो वो भी टाइम रहते ही अपनी तैयारी कर लेंगे यार, और क्या, है ना। तो बाकी ठीक है, हैप्पी दिवाली वंस अगेन, खूब अच्छे से सेलिब्रेट करो दिवाली, पर साथ साथ पढ़ाई भी करते रहो, है ना, थोड़ा थोड़ा सा टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा सा टाइम देते चलो, कि मन में गिल्ट ना आए कि यार पढ़े नहीं या फिर इतना टाइम चले गया हमारा, है ना, क्योंकि पढ़ने वाला आज के दिन भी पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ख्याल रखो अपना, बाय बाय।